वैल्यू लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे लैम्डा इनटू अगर आपके पास कौन सा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस सॉल्व करो तो 0 से 2 पाई तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई लैम्डा नॉट कॉस थीटा फिर क्या होगा जो ये अंदर वाला पार्ट होगा ये वाला जो पार्ट होगा इसको कहेंगे डाइपोल इसको हम हेलो एवरीवन तो आज का जो ये लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे मोनोपोल टर्म्स मोनोपोल मोमेंट डाइपोल टर्म्स डाइपोल मोमेंट ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मोनोपोल को मोनोपोल क्या होते हैं उनके क्वेश्चंस भी हम डिस्कस कर चुके हैं और इस तरह के क्वेश्चंस भी काफी बार पूछे जाते हैं तो मुझे लगा ये भी आप लोगों को करा देना चाहिए जब हम प्रिपरेशन कर ही रहे तो फिर छोड़ा क्या जाए सब कुछ ही कर लिया जाए जो एग्जाम में आ सकता है पूछा जा सकता है वो सब कुछ ही हमें कवर कर लेना तो हमने एक टर्म्स पढ़े थे जब हमने मोनोपोल डिस्कस किया था उसके लिए पोटेंशियल की वैल्यू निकाली थी मोनोपोल के लिए और डाइपोल के लिए और क्वाड्रिपोल के लिए तो उसमें पहला जो टर्म आया था वो टर्म था ये V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/r लिखा हुआ है रो आर डी टाउ लिखा हुआ है बेसिकली ये जो वैल्यू है ये यही तो वैल्यू लिखी हुई है ये Q/r है ना यही तो वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पर जो चार्ज है उस चार्ज को कैसे शो किया है चार्ज को शो किया है किससे रो आर इंटीग्रेशन रो आर और बीटा यहाँ जो रो है वो क्या है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो रो है रो आर आर का मतलब है किसी प्राइम कोऑर्डिनेट के ऊपर जो है हमारा सेगमेंट रखा है उसकी वजह से हम क्या निकाल रहे हैं चार्ज निकाल रहे हैं रो आर और बीटा तो ये क्या है ये चार्ज की वैल्यू ठीक है तो यहाँ पर ये जो टर्म हो गया ये क्या हो गया टोटल चार्ज यहाँ पर मोनोपोल टर्म किसको कहते हैं तो ये जो पूरा का पूरा वैल्यू लिखी हुई है ये वाली जो वैल्यू लिखी हुई है दिस इज नोन एज मोनोपोल टर्म तो आपसे कोई क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि उसमें बाहर कहा जाए कि ऐसे ऐसे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है और उसका मोनोपोल टर्म का ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है मोनोपोल टर्म का मतलब क्या होगा मोनोपोल टर्म का मतलब है कि आप पोटेंशियल निकालें तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड मोनोपोल टर्म दिस एक्सप्रेशन this expression is called monopole term तो इस एक्सप्रेशन को हम नाम देते हैं मोनोपोल टर्म ठीक है ना तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि मोनोपोल टर्म बताइए चाहे कि ये लिखा है कि पोटेंशियल की वैल्यू पोटेंशियल ना लिखकर अगर मोनोपोल टर्म लिख दे तो कुल मिलाकर बात यही है कि आपसे पूछा जा रहा है पोटेंशियल फिर आपसे एक चीज और पूछी जा सकती है कि मोनोपोल मोमेंट बता ना मोनोपोल मोमेंट जो होगा मोनोपोल मोमेंट अगर आपसे पूछे कि मोनोपोल मोमेंट बताओ क्या बताओ मोनोपोल मोमेंट मोनोपोल मोमेंट का मतलब होगा कि आपसे ये टोटल चार्ज पूछा मोनोपोल मोमेंट का मतलब होगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है टोटल चार्ज दैट मीन्स कि ये वाली जो वैल्यू है ये क्यू टोटल इक्वल्स टू क्या रो आर प्राइम और बीटा तो ये क्या कहलाएगा ये कहलाएगा मोनोपोल मोमेंट तो अगर अब आपसे पूछा जाए किसी क्वेश्चन के अंदर कि फाइंड आउट द मोनोपोल टर्म एंड मोनोपोल मोमेंट मोनोपोल टर्म का मतलब है कि आपसे पूछा गया है कि पोटेंशियल बताइए मोनोपोल मोमेंट का मतलब है कि आपसे पूछा गया है टोटल चार्ज की वैल्यू क्लियर ये दो बेसिक सी छोटी सी चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए अच्छा अब जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दो तरीके से होता है एक होता है डिस्क्रीट और एक होता है कंटिन्यूस तो अगर डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोनोपोल कैसे लिखना है या मोनोपोल मोमेंट कैसे लिखना है और अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो मोनोपोल मोमेंट कैसे लिखना है उसको हम देखें तो दो तरह के हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है एक है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक होता है हमारे पास कौन सा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एक होता है हमारे पास कंटिन्यूअस चार्ज तो सबसे पहले तो मैं बात कर लेता हूँ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जो हम बात करते हैं लैम्डा की जो हम बात करते हैं सिग्मा की जो हम बात करते हैं रूट जिसको हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखते हैं तो यहाँ पर अगर आपको मोनोपोल मोमेंट बेसिकली मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ किसकी मोनोपोल मोमेंट तो अगर आपको मोनोपोल मोमेंट लिखना है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तो इसका पहला केस यदि आपके पास लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप क्यू टोटल की जो वैल्यू लिखेंगे वो कैसा लिखेंगे लैम्डा इंटू डी अगर आपके पास कौन सा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में आप इसकी वैल्यू लिखेंगे सिग्मा इंटू डी ए जहाँ डी ए हो जाएगा एरिया और अगर आपके पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के आप ये इसकी वैल्यू लिखोगे रो इंटू डी टाउ जहाँ डी टाउ का मतलब हो जाएगा
तो ये तो हो गया किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए। कोई नई चीज मैंने आपको बताई नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है जो आप पहले से भी जानते हैं, बस मैंने इसमें थोड़ा सा एड ऑन कर दिया कि अगर मोनोपोल वगैरह ऐसा कुछ पूछा जाए तो आपको ऐसा करना। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्क्रीट है, तो उस केस में क्या, यदि पॉइंट चार्ज, यदि पॉइंट चार्ज है फैला हुआ, डिस्क्रीट का मतलब है फैला हुआ, यदि पॉइंट चार्ज है तो पॉइंट चार्ज के केस में जो क्यू टोटल है उसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, क्यू के बराबर। और अगर ये फैले हुए हैं, यानी कि एक जगह Q1 है, एक जगह Q2 है, एक जगह Q3 है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, तो कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज का अगर केस है, तो उस केस में यहाँ पर आपका जो टोटल चार्ज हो जाएगा, टोटल चार्ज को आप लिख देंगे एल्जेब्रिक समेशन ऑफ, क्या लिख देंगे, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ। ये आपको छोटी छोटी चीजें हैं, ये ध्यान रखना, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, किसके लिए, मोनोपोल मोमेंट निकालेंगे जब। और मोनोपोल मोमेंट क्या है, मोनोपोल मोमेंट का मतलब है कि आप टोटल चार्ज की वैल्यू निकाल, मोनोपोल टर्म का मतलब है कि आप किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, पोटेंशियल। ठीक है, कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस वाली चीज है नहीं, ऐसा इसमें कोई बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है जो तुम्हें नहीं समझ में आया हो, मेरे हिसाब से सब समझ में इसमें इजीली आ। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको एक रिंग दी गई है, एक रिंग, एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको रिंग है, ये रिंग, ठीक है, ये एक रिंग दी है, और इस रिंग की ये जो रेडियस है वो है r, और इस रिंग के लिए जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो वैल्यू दी गई है लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा नॉट कॉस। ये इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लीनियर चार्ज, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द मोनोपोल मोमेंट, इज द मोनोपोल मोमेंट, तो हमें क्या बताना है, मोनोपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट बता, ठीक। मोनोपोल मोमेंट कैसे बताएंगे, मोनोपोल मोमेंट का मतलब हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है चार्ज की वैल्यू। जो चार्ज की वैल्यू होगी, क्योंकि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज की वैल्यू कैसे लिखेंगे, वो लिखेंगे लैम्डा और इनटू डीएल। यहाँ पर डीएल कैसे निकालोगे, अब क्योंकि ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये रिंग है, तो रिंग है, तो इसमें अगर ये रेडियस है, तो यहाँ से एक छोटा सा सेक्टर निकाल लिया मैंने, ऐसे ये सेक्टर निकाल, ये सेक्टर निकाल लिया। तो ये एंगल अगर थीटा बी थीटा हो गया, ये रेडियस है आर, तो इस सेक्टर की जो लेंथ हो गई डीएल, और वो डीएल किसके बराबर हो गई, आर डी थीटा, कितनी हो गई, आर डी थीटा। और इस सेक्टर का जो चार्ज डेंसिटी है वो कितनी, लैम्बडा, लैम्बडा इंटू डीएल, और पूरे का इंटीग्रेशन, अभी पूरा इंटीग्रेशन कहाँ होगा, पूरा हो गया कितना, 0 से 2 पाई, तो ये 0 से 2 पाई। अब इसको आप सॉल्व करो, तो 0 से 2 पाई, तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो गई, लैम्बडा नॉट कॉस थीटा, और डीएल की वैल्यू आप कितनी लिख देंगे, डीएल की वैल्यू लिख देंगे आप आर डी। यहाँ से जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लैम्बडा नॉट बाहर, आर बाहर, ये आ जाएगा 0 से 2 पाई, और ये बनेगा कॉस थीटा और डी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बनेगा, साइन थीटा, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा बनेगा, तो लैम्बडा नॉट आर, ये हो गया साइन थीटा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2 पाई। आंसर सीधा सा दिख रहा है हमें, कितना आंसर आ जाएगा, 0 आंसर, ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 0। अब अगर आपसे ये पूछा जाएगा इसका मोनोपोल टर्म बताओ, से पूछा जाए कि व्हाट इज द मोनोपोल टर्म, तो मोनोपोल टर्म अगर आप निकालोगे, मोनोपोल टर्म, सी क्वेश्चन का आप निकालते हैं मोनोपोल टर्म, तो उस मोनोपोल टर्म के लिए आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल ही तो निकालना है। पोटेंशियल किसके बराबर होगा, के क्यू टोटल, कौन, क्यू टोटल की वैल्यू 0 आ गई, इसलिए मोनोपोल टर्म कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये कह दूं कि यही रिंग है, ये रिंग है, और वही रिंग है, और ये रिंग की रेडियस है, ये रिंग है, और इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है लैम्बडा नॉट साइन, फाइंड आउट, फाइंड आउट मोनोपोल मोमेंट, मोनोपोल मोमेंट, फाइंड आउट मोनोपोल मोमेंट एंड मोनोपोल टर्म, फाइंड आउट मोनोपोल मोमेंट एंड मोनोपोल टर्म। अब ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आपको करना क्या है, सिर्फ वहां पर जो मैंने लैम्बडा कॉस थीटा लिखा था उसकी जगह आपको लैम्बडा साइन थीटा लिखना है, वो साइन थीटा रख के फिर आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, आंसर मेरे को बताना है क्या आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अब जो आपको क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में वापस से आपको एक रिंग दी गई है, ये रिंग दी गई है आपको, और ये आर है, और जो लैम्बडा है उसकी वैल्यू किसके बराबर कर दी, कांस्टेंट, लैम्बडा इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्वेश्चन अगेन, व्हाट इज द मोनोपोल मोमेंट, व्हाट इज द
monopole moment. What is the monopole moment and monopole term. What is the monopole moment and monopole के ये वैल्यू में निकालना है। कैसे करेंगे, करना तो वैसे ही है। तो क्यू टोटल ये हम कैसे निकालेंगे, 0 से 2 पाई लैम्बडा और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एल। तो लैम्बडा लैम्बडा कांस्टेंट है, कांस्टेंट मान लो, कुछ भी कांस्टेंट मान लो, लेट्स सपोज कि कांस्टेंट की वैल्यू आर सी है ना, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, सी है। तो ये आप रख लो सी 0 से 2 पाई और डीएल की जगह आप रख दो कितना, आर डी। डीएल की जगह आप कितना सब्स्टिट्यूट कर दो, आर डी थीटा। तो क्यू टोटल की जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ गई, सी आर और डी थीटा का कितना हो जाएगा, डी थीटा बन जाएगा 2। से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पाई आर। क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 पाई आर सी। और सी इक्वल्स टू लैम्बडा है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पाई आर लैम्बडा भी। यहाँ पर ये आ गया इसका मोनोपोल मोमेंट। इसी तरह से आप क्या निकाल सकते हो, मोनोपोल टर्म निकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको कुछ इस तरह से गिवन है कि आपको एक स्पेयर दिया है, ये है स्पेयर। अब आपको एक स्पेयर दिया है और स्पेयर की जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी गिवन है, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है के आर, और ये हो गया आर माइनस 2 आर कॉस थीटा। ये इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। वी नीड टू फाइंड आउट मोनोपोल मोमेंट एंड मोनोपोल टर्म, है ना। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मोनोपोल मोमेंट। नीड टू फाइंड आउट मोनोपोल मोमेंट और साथ ही साथ हमें निकालना है मोनोपोल टर्म। ये वैल्यू निकालना। अब ये स्पेयर है, स्पेयर, तो स्पेयर के लिए हम यूज करेंगे कौन से, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। तो क्यू की जो वैल्यू हो जाएगी वो आप पहले तो कैसे लिखोगे, रो इंटू डी टाउ। रो की जो वैल्यू है, यहाँ पर वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो ट्रिपल इंटीग्रेशन होगा। अब वॉल्यूम जो है वो कितना है, वो है के आर आर माइनस 2 आर, ये सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है ये हो गया कॉस थीटा। अब एक स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वॉल्यूम जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी। ये वैल्यू होती है किसमें, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है हमें, तो ये बनेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई और डी आर। तो आर की जो लिमिट है वो तो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से और आर तक। फाई की जो लिमिट है वो 0 से 2 पाई तक, और थीटा की जो लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, 0 से पाई। ये जो लिमिट है ये हो गई थीटा की, ये लिमिट हो गई किसकी, पाई। अब सबसे पहले यहाँ पर आर को सॉल्व करो। तो जब आर को सॉल्व करोगे, तो आर को सॉल्व जब आप करोगे तो यहाँ से क्या वैल्यू बन रही है, आर को जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू बन रही होगी के आर, और ये आर स्क्वायर अंदर पहुंचेगा, ये आर अंदर आ जाएगा, या इस वाले आर को अंदर ले आओ, इस वाले आर को मैं अंदर ले आता हूँ, और मैं इसको अंदर ले आता हूँ, मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर इसका इंटीग्रेशन 0 से पाई, ये हो गया 0 से 2 पाई, ये हो गया 0 से आर, और इसको एज इट इज लिखा रहने दो के आर। ये हो गया आर और आर स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 2 आर क्यूब, और ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा और डी थीटा डी फाई और डी एफ। तो अब यहाँ पर आर स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करोगे, तो आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये बनेगा आर क्यूब ना, आर क्यूब बनेगा अंदर, आर क्यूब अपॉन 3। और जब लिमिट लगाओगे तो ये बन जाएगा आर पावर 4 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पर ही बन जाएगा आर पावर 4 अपॉन 4, तो 2 टू जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप जब यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से इंटीग्रेशन करोगे कॉस 2 थीटा का, यहाँ पर बन रहा होगा डी फाई का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, 2 पाई, है ना। डी फाई का इंटीग्रेशन 2 पाई आ जाएगा, तो यहाँ 2 से डिवाइड कर दोगे, और 2 से पहले हम आर स्क्वायर का कर रहे हैं, पहले आर स्क्वायर का करोगे तो क्यू टोटल की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी के आर। ठीक है, और यहाँ बन जाएगा कितना, आर पावर 4 अपॉन 3 माइनस आर पावर 4 अपॉन 2। ये आर को तो हमने सॉल्व कर दिया,
पाई को जो सब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 पाई आएगा। पाई को जो इंटीग्रेशन में कौन रहेगा, थीटा रहेगा। थीटा के लिए आप क्या करो, आप लिख दो साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करा के आर को ऐसा कैसा लिखा रहने दो, आर पावर 4/3, आर पावर 4/2, ये 2 पाई एज इट इज। ये हो गया साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा कॉस 2 थीटा माइनस, तो ये बनेगा माइनस का कॉस 2 थीटा, ये 2 बाहर निकाल लो आप, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई। 0 से पाई में इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर देगा, 0। तो हमारे पास क्यूब टोटल की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 0। क्यूब टोटल की वैल्यू 0 आ गई, तो इसका मतलब यहाँ से अगर आप निकालते हैं क्या, पोटेंशियल का टर्म, यानी कि मोनोपोल टर्म निकालते हैं। मोनोपोल टर्म जो है उसकी वैल्यू, मोनोपोल टर्म, मोनोपोल टर्म की वैल्यू अगर आप निकालते हो तो वो तो बी है। बी किसके बराबर होता है, के क्यू अपॉन क्यू हो गया 0, तो मोनोपोल टर्म में कितना हो जाएगा, 0। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है किसके, मोनोपोल जो टर्म है और मोनोपोल मोमेंट है उसके क्वेश्चन सॉल्व। फिर हमने एक और चीज इसमें पढ़ी थी जिसको हमने डाइपोल से लिखा, किससे लिखा था, डाइपोल। डाइपोल टर्म इसी तरह से हम बात करेंगे, डाइपोल टर्म एंड डाइपोल मोमेंट। डाइपोल टर्म एंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल टर्म एंड डाइपोल। डाइपोल टर्म और डाइपोल मोमेंट क्या होगा, हमारे पास जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी उसमें पोटेंशियल का एक टर्म आया था जिसको हमने लिखा था 1/4πε0 और 1/r²। इसको हमने लिखा था r प्राइम कॉस थीटा, और ये बना था रो आर प्राइम, और ये डी टर्म, ये टर्म आया। ठीक है, तो वहां पर इसके पहले हमने पढ़ा मोनोपोल टर्म और मोनोपोल मोमेंट। यहाँ पर है डाइपोल टर्म, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल आ रहा होगा उसको हम कहेंगे डाइपोल टर्म। तो ये जो टर्म है, ये वाला टर्म, दिस टर्म इज नोन एज डाइपोल टर्म। ये जो टर्म बन रहा है इसको हम कहेंगे डाइपोल टर्म। ठीक है, डाइपोल मोमेंट क्या होगा, जो ये अंदर वाला पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट होगा इसको हम कहेंगे डाइपोल मोमेंट। अब इसको हम सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख लेते हैं, इस डाइपोल मोमेंट। इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हम कैसे लिखें, सिंप्लीफाइड वर्जन। तो सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए मैंने क्या किया, एक ओरिजिन ले लिया और इससे आर प्राइम डिस्टेंस पर एक पॉइंट ले लिया, और यहाँ से एक पॉइंट के ऊपर हम पोटेंशियल निकाल, यस, और ये है आर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हम क्या करें, हमने लिखा कि आर वेक्टर जो है ये वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर डॉट आर यूनिट, आर यूनिट वेक्टर के साथ मैंने इसका कर दिया क्योंकि मेरे को डायरेक्शन चाहिए। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आर मॉड और आर प्राइम, आर कैप का यूनिट वेक्टर, और ये हो गया कॉस थीटा, इसे लिखा जा सकता है। तो आर कैप जो है वो यूनिट वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। यानी कि ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आर प्राइम कॉस थीटा, यहाँ से। तो ये आर प्राइम कॉस थीटा को कुल मिलाकर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो लिखा हुआ है आर प्राइम कॉस थीटा, इस आर प्राइम कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, आर प्राइम वेक्टर डॉट आर कैप। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम इसको चेंज करते हैं, बी की जो वैल्यू बनेगी उसको हमने ऐसे लिख दिया 1/4πε0r²। इसको हमने लिख दिया आर प्राइम डॉट आर कैप और कॉस थीटा, ये क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बन जाएगी रो आर और डी टाउ। रो आर और क्या वैल्यू बन गई, डी टाउ वैल्यू बन गई। अब इसको फर्दर हम जब सिंप्लीफाई करेंगे, तो फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4πε0r², आर कैप जो है उसको बाहर निकाल लिया आपने, और डॉट प्रोडक्ट है, यहाँ पर ध्यान लगाना ये क्या लिखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट में है, तो ये कौन सा प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। बाकी का जो है वो क्या था, आर वेक्टर। आर वेक्टर के साथ आपने क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन वाला टर्म लिख दिया, देखिए आर प्राइम वेक्टर रो आर और ई टाउ। तो ये आपने कौन सा वाला टर्म लिख दिया, इंटीग्रेशन वाला टर्म लिख दिया। ये जो है ये वाला टर्म, ये जो टर्म है ये टर्म कहलाता है, ये कहलाता है डाइपोल मोमेंट। ये जो टर्म है ये बन जाता है डाइपोल मोमेंट। ये डाइपोल मोमेंट कैसे बन गया, ये जो चीज है ये बन गई क्या, चार्ज। ये क्या बन गया, चार्ज, और ये जो चीज है ये क्या बन गई, डिस्टेंस, डिस्टेंस।
डाइपोल मोमेंट जो P होता है वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। वो किसके बराबर होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस। इसलिए ये जो टर्म है ये कौन सा टर्म बन गया, डाइपोल। ठीक है, तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो और आपने लिखा भी है। क्या लिखा है, P डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, r कैप के साथ इसका यूनिट वेक्टर होता है, और फिर यहाँ बनाते हैं आप 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ पर r cos थीटा आ जाता है, r cos थीटा आ जाता है, तो फिर इसको आप सॉल्व करके लिख पाते हैं। तो वही हमारा डाइपोल की वजह से मूवमेंट निकलता है। ऐसे तो निकालते हैं डाइपोल की वजह से। डाइपोल की वजह से जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, की वैल्यू होती है KP cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही तो बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा, K 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब K, और P cos थीटा, और ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। ये तो वही तो बन रहा है जो आपने पढ़ा पहले ना। तो इसको ये लिखने का तरीका हो गया, इन चीजों को बोलने का अलग अलग तरीका हो गया, अलग अलग नाम दे दिए, बस कहानी तो वही सब सेम आ रही है ना। तो ये जो है ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल टर्म एक चीज हो गई, डाइपोल मोमेंट एक चीज। वहां पर हमने मोनोपोल मोमेंट पढ़ा था। मोनोपोल मोमेंट किसको बता रहा था, टोटल चार्ज को। और डाइपोल मोमेंट जो है वो किसको बता रहा है, डाइपोल मोमेंट को बता रहा है, उसकी वैल्यू किसके बराबर है, चार्ज इनटू डिस्टेंस के बराबर है। यहाँ पर भी जिस तरह से वहां पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस था, ठीक वैसे ही यहाँ पर भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर कंटिन्यूअस है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो डाइपोल मोमेंट कैसे लिखेंगे, और डिस्क्रीट है तो कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। तो फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, फॉर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम जो वैल्यू लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, लाइन चार्ज के लिए अगर लिखना है लाइन चार्ज, अगर हमें वैल्यू लिख ली लाइन चार्ज, लाइन चार्ज को हम किससे लिखते हैं, लैम्डा से। लाइन चार्ज के लिए क्या लिखेंगे, P की वैल्यू, हमारे पास फॉर्मूला है r प्राइम। ठीक है, r प्राइम वेक्टर में है। फिर क्या लिखना होता है हमें, रो। रो की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा, लैम्डा r प्राइम, और ये लेंथ में आ जाएगा d। इसी तरह से अगर हमें लिखना है सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए लिखना है, सरफेस चार्ज को हम लिखते हैं सिग्मा से। तो सरफेस चार्ज के लिए डाइपोल मोमेंट हमारा बन जाएगा, ये बन जाएगा r प्राइम, ये हो जाएगा सिग्मा r प्राइम, और ये हो जाएगा d। और इसी तरह से अगर हमें लिखना है वॉल्यूम चार्ज के लिए, तो वॉल्यूम चार्ज के लिए अगर हम लिखेंगे तो जो P की वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी r प्राइम, और ये हो जाएगा रो, ये क्या बन जाएगा, रो, और r, और है ना। ठीक वैसे ही जैसे इसके पहले वाला था, वहां पर सिर्फ r से मल्टीप्लाई नहीं था, यहाँ प्राइम से भी मल्टीप्लाई है। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो डिस्क्रीट के लिए, और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम लिखें तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें दिया हुआ है पॉइंट चार्ज, क्या दिया हुआ है, पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज अगर हमें दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे, लेट सपोज हमें यहाँ पर कोई पॉइंट चार्ज दिया है और ये डिस्टेंस है r पर। इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, P इक्वल्स टू क्यू आर, सिंपल सा। और अगर आपको कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज दिया हुआ है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्ज यानी कि बहुत सारे आपको चार्ज दिए हुए हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो उसके केस में जैसे कि आपको एक चार्ज यहाँ दिया, एक यहाँ दिया, और एक ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, और ये हो गया Q3। तो ये वैल्यू R1 प्राइम, ये वैल्यू R2 प्राइम, और ये वाली वैल्यू R3 प्राइम। इस केस में कुछ नहीं करना है आपको, एल्जेब्रिक समेशन ऑफ QI और R, QI RI, QI RI का मतलब Q1 R1 प्लस Q2 R2 विद साइन, प्लस Q3, वो किसके साथ लेना है, साइन के साथ। Q1 R1 प्लस Q2 R2 और प्लस Q3 R3, ये किसके साथ लेने हैं, ये साइन के साथ। ठीक है ना। अच्छा जी, अब इसके क्वेश्चन पर, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि फाइंड डाइपोल मोमेंट, को एक रिंग बना के दी है, ये आपको रिंग बना के दी है,
और स्ट्रिंग में एक्सेस जो है वो ऐसे बनाया हुआ है, ये z है, ये y हो गया, और ये वाला एक्सेस जो हो गया वो x एक्सेस, इस तरह से एक्सेस बना के दिए। और इसके लिए आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया है वो दिया है लैम्बडा नॉट साइन फाई, लैम्बडा नॉट साइन फाई। आपसे इसमें बोला कि फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंड डाइपोल टर्म, एंड डाइपोल टर्म, डाइपोल टर्म इन मल्टीपोल एक्सपेंशन, इन मल्टीपोल एक्सपेंशन। इस मल्टीपोल एक्सपेंशन में हमें डाइपोल टर्म और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू निकाल, कैसे निकालें? इसके लिए हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, वो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूशन। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो है वो है P और R प्राइम और लैम्बडा DL। तो लैम्बडा की वैल्यू है R प्राइम और DL चाहिए, तो DL चाहिए, तो यहाँ पर एक सेक्टर बना लो, ये सेक्टर बना, ठीक है, तो ये सेक्टर बना लो। ये जो सेक्टर बना, इसमें ये जो वैल्यू है DL, ये कितना हो गया? ये हो गया R, और ये कितना हो गया? D5, क्योंकि हमने पढ़ा है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ये जो हॉरिजॉन्टल सर्किल चलता है, यहाँ से जो एंगल होता है, ये एंगल अजीमुथ एंगल होता है, ये एंगल कितना होगा? D5 एंगल, ठीक है, ये एंगल कितना होगा? D5 एंगल होगा। DL की वैल्यू कितनी हो गई? ये हो गई R D5। और जो हमें ये R वेक्टर दिया है R, ये कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन हो गई कौन सी? अगर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी ले रहे हो तो ये हो गया एस केप, ये कौन सा हो गया? एस केप, क्योंकि सिलेंड्रिकल में हम जो रेडियल जो कोऑर्डिनेट है उसको एस के फॉर्म में लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हम कैसा लिखेंगे? T इक्वल्स टू R S केप, रेडियल डायरेक्शन में जो रेडियस वेक्टर है वो, क्योंकि ये वेक्टर के फॉर्म में था, R S कैप और डॉट लैम्बडा की वैल्यू कितनी है? लैम्बडा नॉट और साइन फाई, लैम्बडा नॉट साइन फाई, और DL की जगह हमने लिख दिया कितना? R D, DL की जगह कितना लिख दिया? R D। अब देखो क्या कॉमन निकल रहा है इसमें से? कॉमन बाहर आ रहा है लैम्बडा नॉट, जो कांस्टेंट है, सॉरी, ये R स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया? S डॉट, और ये क्या हो गया अंदर? साइन फाई, फाई है कि थीटा है? फाई है, साइन फाई और डी फाई। अब जो S है, S प्राइम, S कैप जो है वो कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं, ठीक है, सिंस सिंस S कैप is not a constant unit vector, but a constant unit vector, ये कांस्टेंट यूनिट वेक्टर नहीं है, इसलिए इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। तो वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू कांस्टेंट यूनिट वेक्टर। तो हमें कांस्टेंट यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कांस्टेंट यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जो एस कैप है उसकी वैल्यू क्या बनेगी? आर कॉस फाई आई कैप, कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, साइन फाई जे कैप। ये कैसे बनाया है? यहाँ से ये एंगल बन रहा है, ये सब इधर आ जाएगा कॉस फाई, और उसके परपेंडिकुलर चला जाएगा साइन, बन गया कॉस फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप। अब आप इसकी वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये बनेगा लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से 2 पाई। और अब cos फाई की जो वैल्यू है आपने रखी यहाँ से, तो आपके पास लैम्बडा की जो वैल्यू लिखी हुई है वो कितनी लिखी हुई है? साइन फाई डी फाई और एस कैप। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ cos फाई आई कैप प्लस साइन फाई जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट आपको कराना है। डॉट प्रोडक्ट किसके साथ कराना है आपको? साइन फाई डी, तो साइन फाई और डी फाई के साथ आप इसका डॉट प्रोडक्ट, क्या मिलेगा भाई यहाँ से? तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे जब, तो ये आएगा लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर, एक बनेगा ये कॉस फाई साइन फाई, या साइन फाई कॉस फाई डी फाई, एक तो बन जाएगा आई कैप, प्लस दूसरा बना लो आप लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर 0 से 2 पाई,
एक बन जाएगा साइन स्क्वायर पाई डी फाई, और ये बन जाएगा जे कैप। ठीक है, ये किस में बन जाएगा, जे कैप में। अब यहाँ से 1/2 से डिवाइड कर दो, 1/2 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये साइन 2 पाई बनेगा। साइन 2 पाई का इंटीग्रेशन करोगे तो वो बनेगा कॉस 2 पाई अपॉन 2 आएगा। कॉस 2 पाई 0 से 2 पाई लिमिट लगाओगे तो वो 1 और 1 वैल्यू करके यानी क्या कर देगा, वो 0 कर देगा। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी पी की। पी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर पाई, और ये किस में आया, जे कैप। जे कैप, ये तो आ गया इसका डायपोल मोमेंट। अब हमें अगर पूछा जाए कि इसका डायपोल टर्म बताओ, इसका जो डायपोल टर्म है वो कैसे निकलेगा, वो बी से निकलेगा। इसका जब हम डायपोल टर्म बताएंगे, डायपोल टर्म v इक्वल्स टू कैसे निकालेंगे, p और डॉट आर कैप, कौन क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो p की वैल्यू हमने निकाल ली, तो वो p की वैल्यू कितनी आई है, p की वैल्यू आई है लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर पाई जे कैप। तो लैम्बडा नॉट पाई आर स्क्वायर और जे कैप, ये वैल्यू आ गई, और p की वैल्यू आई ना, और यहाँ पर ये कितना लिखा हुआ है, डॉट कौन क्या है, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर, स्मॉल आर। तो यहाँ से जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बन गया वो बन गया v की वैल्यू, ये बनी लैम्बडा नॉट आर स्क्वायर पाई, और ये बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये बन गया जे कैप डॉट, ये हमारे पास टर्म आ गया, कौन सा टर्म, ये हमारे पास डायपोल टर्म। इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता था, सेम क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको लैम्बडा की वैल्यू लैम्बडा नॉट कॉस फाई दे दी, लैम्बडा नॉट कॉस फाई दे दी जाए, तो फिर क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे वो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, मोनोपोल टर्म में, मोनोपोल मोमेंट में, डायपोल मोमेंट में, डायपोल टर्म। इसमें नेक्स्ट एक और डिस्कस हम करेंगे क्वाड्रिपोल मूवमेंट और क्वाड्रिपोल टर्म, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं है, मैं आपको ऑलरेडी उनके क्वेश्चन भी करा चुका हूँ, पर फिर भी हम कर लेंगे, तो वो थोड़ा बहुत टाइम लेगा, पर हाँ ये हमारे जो है पूरी तरह से अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, टिल देन थैंक यू।